everyone, this is Gulzar Khan and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जेंडर के बेसिस पर यानी कि मैन और विमेन जो होते थे उनके हिसाब से वेल्थ और प्रॉपर्टी पर कंट्रोल अलग अलग था। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वर्ण सिस्टम के बेसिस पर लोगों की प्रॉपर्टी और जो स्टेटस होता था वो किस तरह से डिसाइड होता था। इसके अलावा एक और ऑल्टरनेटिव सिस्टम था जहां पर वेल्थ से रिस्पेक्ट सिर्फ तब मिलती थी जब लोग उसे शेयर करते थे, ना कि सिर्फ अपने लिए जमा करके रख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण के अकॉर्डिंग जो वेल्थ थी वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जेंडर के अलावा जो दूसरा क्राइटेरिया था वेल्थ के एक्सेस को रेगुलेट करने का वो था वर्ण सिस्टम। अब हमने ये देखा था कि जो शूद्रास थे उनकी सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन थी और वो थी सर्विट्यूड की, यानी कि शुरुआत के जो 3 वर्ण हैं हमने देखा था 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो शुरुआत के 3 वर्ण थे इनको सर्व करने का काम था शूद्रास का। इसके अलावा इनके पास में और कोई राइट नहीं था, ना कोई एजुकेशन का राइट था, ना ये एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते थे, ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जो शुरुआत के 3 वर्ण हैं उनके लिए ऑक्यूपेशन की वैरायटी ही वैरायटी हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ब्राह्मण वेद की स्टडी भी कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्षत्रिय वॉर करेंगे, वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे और जो वैश्य थे वो ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर ये प्रोविजंस एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड होते तो सबसे वेल्दिएस्ट लोग कौन होते? सबसे वेल्दिएस्ट होते ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो टीचिंग वगैरह करते, यज्ञ करते तो इन्हें पैसा मिलता। क्षत्रिय लड़ाई करते, किसी एरिया को जीतते तो इनके पास में वेल्थ आती। तो सबसे ज्यादा वेल्दिएस्ट तो यही 2 लोग होते ना। और ये बात कुछ हद तक सच भी थी, क्योंकि जो अदर टेक्सुअल ट्रेडिशंस थे यानी कि जो अदर टेक्स्ट जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे दूसरे धर्म के, या हम कह सकते हैं जो महाभारत थी, जो रामायण थी, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, उनमें प्रीस्ट के बारे में और किंग्स के बारे में बताया गया है। तो उनमें भी यही लिखा गया है कि ये जो प्रीस्ट और किंग्स थे ये जो है वो काफ़ी रिच होते थे, और जो किंग्स थे ना इनको हमेशा वेल्दी बताया गया है कि इनके पास तो हमेशा वेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। और जो प्रीस्ट थे, जो पुरोहित वगैरह थे, उनको भी जनरली रिच ही दिखाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे प्रीस्ट, सारे ब्राह्मण्स रिच ही हुआ करते थे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिखाए गए हैं जहाँ पर पुअर ब्राह्मण भी दिखाए गए हैं, यानी कि कुछ ब्राह्मण गरीब भी थे और कुछ ब्राह्मण अमीर भी थे। ठीक है, तो सोसाइटी का जो ब्राह्मणिकल व्यू था जो धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास में कोडिफाई कर दिया गया था, यानी कि ब्राह्मणों ने रूल्स रेगुलेशंस लिख दिए थे ना धर्मसूत्रास धर्मशास्त्रास में, जैसे कि मनुस्मृति में रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए थे। तो इसके अलावा भी कुछ और ट्रेडिशंस डेवलप होने लगते हैं जिन्होंने वर्ण ऑर्डर या वर्ण सिस्टम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी बुराई करना शुरू कर दी कि ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बेकार है, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है वो लगभग 6th सेंचुरी BCE से डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, ये मानते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस ना ही नेचुरल हैं और ना ही इनफ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, जैसे कि जो वर्ण सिस्टम है उसमें जो डिफरेंसेस बताए गए हैं वो इनफ्लेक्सिबल बताए गए हैं ना। जैसे ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। अब कोई ब्राह्मण होगा तो वो बाई बर्थ होगा, वो जो है वो क्षत्रिय में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या क्षत्रिय वैश्य में नहीं हो सकता, या आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसे बोलेंगे हम इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो यही बुद्धिस्ट लोग बोल रहे हैं कि ये जो डिफरेंसेस है ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंसेस नेचुरल नहीं है कि भगवान ने ही बनाकर भेज दिया। ये जो वर्ण सिस्टम हमने देखा था कि ये डिवाइन ओरिजिन का है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बुद्धिस्ट ने बर्थ के बेसिस पर जो सोशल स्टेटस होता था उस पर जो क्लेम किया जाता था उसके आइडिया को भी रिजेक्ट किया कि किसी के भी बर्थ के बेसिस पर उसका सोशल स्टेटस डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो वो बोल रहा है कि मैं जो है वो सबसे ऊपर हूँ, मेरा सोशल स्टेटस सबसे अच्छा है। तो ये जो बुद्धिस्ट लोग थे ये लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे, इसको रिजेक्ट करते थे। तो ये तो बात हो गई वर्ण सिस्टम से रिलेटेड वेल्थ की। इसके अलावा एक और
सोशल सिनेरियो था वो था वेल्थ को शेयर करने वाला। यानी कि अब तक हमने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहां पर लोग अपनी वेल्थ के बेसिस पर अपने सोशल स्टेटस को क्लेम कर रहे हैं या फिर वो स्टेटस उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अदर पॉसिबिलिटीज भी होंगी ना। तो वो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहां पर वो लोग जो कि जेनरस थे, यानी कि जो दान वगैरह करते थे, जिनके पास में अगर ज़्यादा वेल्थ है तो वो उसका दान कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट की जाती थी, उनका सोशल स्टेटस अच्छा खासा होता था। लेकिन जो लोग लालची थे या सिर्फ अपने लिए ही वेल्थ इकट्ठी करके रखते थे, उनको बुरा बोला गया है, उन्हें अच्छा नहीं माना गया है। तो ये चीज़ कहाँ पर फॉलो की जा रही थी? इसका एक एग्जाम्पल है एशियंट तमिलकम, जो कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु जो है और जो केरला है उसके कुछ पार्ट्स जो हैं, या हम साउथ इंडिया इसको बोल सकते हैं। तो वो जो एरिया था ना, वहाँ पर ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती थी कि जो लोग दान वगैरह देंगे उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। तो तमिलकम में जो है वो बहुत सारे चीफडम्स इमर्ज हुए थे लगभग 2000 साल पहले, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। चोलास, चेरास, पांड्यास, ये अलग अलग चीफडम्स इमर्ज हुए थे ना। इसी के साथ ही साथ संगम एज भी आई थी। संगम का मतलब होता है बेसिकली असेंबली होना, या फिर जो लोग इकट्ठा होते हैं ना एक जगह। तो पोइट जब इकट्ठा होते थे तो वो कुछ राइटिंग वगैरह करते थे, कुछ लिखा करते थे। तो वो तमिल लैंग्वेज में उन्होंने कुछ पोएम्स लिखी जिसे बोला गया संगम लिटरेचर। और क्योंकि वो उस टाइम पीरियड में लिखी जा रही है तो उसे बोला गया संगम एज, ठीक है। तो जब ये पोइट्स पोयम वगैरह लिखेंगे तो इनको पैट्रोनेज भी तो चाहिए, कहीं रहने की जगह भी तो चाहिए। तो ये जो चीफ्स थे, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये पैट्रॉन्स थे, यानी कि ये रहने की जगह प्रोवाइड करते थे, संरक्षण प्रोवाइड करते थे बार्ड्स को, पोइट्स को। जो पोइट्स उनकी प्रेज में गाते थे, यानी कि ऑब्वियसली अगर चीफ की प्रशंसा करोगे तो चीफ उसको पैट्रोनेज देगा, बिल्कुल, है ना। तो तमिल संगम एंथोलॉजीज जो हैं, यानी कि तमिल लैंग्वेज में लिखी गई हैं और संगम एज की हैं, और एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी मतलब होता है जो भी लिटरेचर होती है ना उसका कलेक्शन। तो संगम लिटरेचर में जो भी पोएम्स लिखी गई हैं वो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इल्यूमिनेट करती हैं, यानी कि उनकी एक पिक्चर ड्रॉ करती हैं कि उस टाइम पीरियड पर लगभग 2000 साल पहले तमिलकम में, यानी कि साउथ इंडिया में, सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप किस टाइप की थी। तो ये पोएम्स हमें ये बताती हैं कि रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस तो थे, अब ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि किसी के पास में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के पास में कम है, ठीक है। तो डिफरेंसेस तो होंगे ही कैटेगरी वाइज। लेकिन जिनके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे, जो रिच होते थे, वेल्थी होते थे, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उन रिसोर्सेज को शेयर भी करें जो लोग पुअर हैं उनके बीच में। तभी उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, तभी उनका सोशल स्टेटस हाई रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में हमने समझा कि एशियन टाइम में लोगों की सोशल पोजीशन और वेल्थ उनके वर्ण और जन्म के हिसाब से तय होती थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों के पास में सबसे ज़्यादा वेल्थ होती थी, सबसे ज़्यादा पावर होती थी, जबकि शूद्रास और विमेन इन सभी से डिप्राइव्ड थे। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं था। तमिलकम जैसे एरियाज में लोगों को उनकी जेनरोसिटी के लिए रिस्पेक्ट मिलती थी, ना कि उनके बर्थ के बेसिस पर, ना ही उनकी वेल्थ के बेसिस पर उन्हें रिस्पेक्ट मिलती थी। इससे ये पता चलता है कि भारत में अलग अलग सोशल थिंकिंग थी। कहीं पर वेल्थ और बर्थ को इम्पोर्टेंस दिया गया है और कहीं पर जेनरोसिटी को, शेयरिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।